नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। भवन निर्माण विभाग की ओर से राजधानी पटना के विकास में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनमें आधुनिक एवं भूकंप रोधी भवनों का निर्माण और पुराने भवनों का उन्नयन शामिल है। विभाग के मंत्री जयंत राज ने आज सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन प्रगति की जानकारियां साझा की। इस अवसर पर सचिव कुमार रवि सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री जयंत राज ने बताया कि पटना में सरदार पटेल भवन, विश्वेश्वरैया भवन, विकास भवन और नियोजन भवन जैसे आइकॉनिक भवनों का निर्माण किया गया है, जो अब राजधानी के आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। सरदार पटेल भवन में भूकंप रोधी तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे ये बिहार का पहला ऐसा भवन बन गया है। बिहार संग्रहालय को इसके आधुनिक वास्तुशिल्प के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। वहीं आयकर गोलंबर के पास स्थित नियोजन भवन अपनी खास पहचान रखता है। गांधी मैदान के पास बापू सभागार और सम्राट अशोक कन्वेंट सेंटर शहर में आधुनिक निर्माण शैली का बेहतरीन उदाहरण है। इस परियोजना में सभ्यता द्वार भी शामिल है, जो पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। गर्दनी बाग आवासीय क्षेत्र के पुनर्विकास के अंतर्गत डुप्लेक्स बंगलो, बहुमंजिले आवासीय परिसर और फ्लैटों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा बापू टावर का निर्माण महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है, जो पटना में लोगों के आकर्षण का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है 2005 से, तब से लगातार एक से एक अच्छा भवन बना रहा है। आज हम लोग जिस भवन में बैठे हुए हैं या सामने जो भवन देख रहे हैं, तो जितना भी भवन पुराना है उसका भी आधुनिकीकरण हम लोग कर रहे हैं। और जो भवन आज के समय में भी हम लोग जो नए तरीके का भवन आप देख लीजिए, सरदार पटेल भवन जो है आप कितना बढ़िया बना है। वाल्मीकि नगर में अब देखिए हम लोगों ने रिसोर्ट बनाया है। उसके बाद अभी गांधी टावर, उसमें तो आप लोग सब लोग उपस्थित थे ही। तो एक से एक अच्छा भवन हम लोग बना रहे हैं और उस पर गुणवत्ता का भी हम लोग बहुत बेहतर ख्याल रख रहे हैं। और भवन को मेंटेनेंस के हिसाब से रखा जाए, उसको जो है उसकी साफ़ सफाई, उसको उसका रंग रोगन, उसको किस तरह से दुरुस्त रखा जाए, उसका भी हम लोगों ने नई पॉलिसी बनाकर उसको भी हम लोग कर रहे हैं। एक मतलब कहा जाए कि अगर सरकार का जितना भी विभाग है उसमें भवन निर्माण विभाग एक इम्पॉर्टेंट विभाग भी है और अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद आप लोगों का जो तो एक छोटा सा बना हुआ है प्रेजेंटेशन, उसमें आगे जैसा योजनाओं के बारे में बताएंगे, तो इससे भवन निर्माण की विभिन्न तरह की भूमिकाएं और जो नए कार्य हुए हैं उसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले तो यह जान लेना जरूरी है कि जो भवन निर्माण विभाग को दायित्व दिए गए हैं सरकार के द्वारा, तो अगर हम लोग कंपेयर करें कि 2006-07 में जो योजना मद में मात्र 58.65 करोड़ रुपए की राशि ही थी, आज वह बढ़ करके 23-24 में योजना मद में उससे 100 गुना बढ़ गया, मतलब 5686 करोड़ रुपए की हो गई। और वहीं गैर योजना मद में 214 करोड़ था 6-7 में, जो कि बढ़ करके अब 709 करोड़ हो गया है। तो ये एक तो सबसे अच्छी बात है कि योजना मद में 100 गुने की वृद्धि हुई है और गैर योजना मद में मात्र 3 गुने की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसको एक योजनाबद्ध तरीके से उसका क्रियान्वयन कराया जा रहा है और नए एसेट बनाए जा रहे हैं। न केवल मेंटेनेंस के ऊपर बल्कि एसेट नए क्रिएशन पर ज़्यादा जोर है, जिसके कारण इसमें वृद्धि हुई है। और आगे भी कई सारी जो योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो पटना की अगर बात करें, पटना राजधानी क्षेत्र की, तो हम लोग जो नेहरू के पथ पर चलते हैं तो उसी में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे नए स्ट्रक्चर्स आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राजधानी क्षेत्र है उसमें सबसे पहले सरदार पटेल भवन बना है, जो इसमें भूकंप रोधी स्ट्रक्चर बनाया गया है और बड़े से बड़े भूकंप आने पर भी इसमें कार्यालय चलाते रहने की क्षमता है, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पूरा पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग इसमें चलाए जा रहे हैं। तो एक बहुत ही एक अलग तरह का भवन है जो बेस आइसोलेशन टेक्निक से बना है, मतलब भवन जो उसका नींव है बिल्कुल उससे अलग है और उसके लिए स्पेशल उसमें लीड बियरिंग जो सिस्टम है उसको लगाया गया है, ताकि अगर कोई भूकंप आता है तब भी वो भवन में स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं आए।
वहीं फिर आगे आप बढ़ेंगे तो जो विश्वेश्वरैया भवन है, विकास भवन है, उसका भी जीर्णोद्धार कराया गया है और अब उसमें आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। उससे पूरा जो अटल पथ है और नेहरू पथ है उसका पूरी जो सौंदर्य है वो बिल्कुल अलग दिखता है। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ उसमें ये हुई है। उसमें फसाड का चेंज तो किया ही गया है। अंदर में पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारे छोटे मोटे भवन बने हुए थे, उन सबको भी हटा करके पूरा अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उसके ऊपर पार्क की व्यवस्था की गई है, सोलर से एनर्जी की उसमें व्यवस्था की गई है ताकि वो सस्टेनेबल जो भवन का निर्माण है सस्टेनेबल हो। ये भी हम लोग का विशेष जोर रहा है कि जो भी भवन बने वो आधुनिकतम तकनीक के साथ साथ इस आधार पर बने कि उसमें बिजली की खपत सोलर के माध्यम से हो और उसमें जो वेस्टेज हो वह भी कंट्रोल हो। इसके लिए सभी भवनों में STP और WTP का भी प्रोविज़न किया जा रहा है। फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर नियोजन भवन है जो एक महत्वपूर्ण भवन के रूप में कार्यरत है और उससे उस क्षेत्र की सौंदर्यता बढ़ती है। उसके आगे फिर आपको अभी तारामंडल का भी जीर्णोद्धार जो साइंस टेक्नोलॉजी के तहत आता है उसको भी हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया और तारामंडल में काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो एक अलग उसकी पूरा भवन का जो सौंदर्य है अलग देखने को मिलता है और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। पहले बहुत ही पुराना टाइप का स्ट्रक्चर था, सुविधाएं भी नहीं थी, उन सभी चीज़ को बनाया गया है। और वहीं पर पास में फिर बिहार म्यूज़ियम भी बनाया गया है। तो ये सब सारे बहुत ही अलग तरीके के भवन बनाए गए जो आइकॉनिक भवन है और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। चैलेंज इसमें ये भी रहता है कि मेगा प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज करना और उससे काम कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और बहुत सारे उसमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है और जब भवन बन जाता है तो उसके मेंटेनेंस की भी आवश्यकता है। तो सभी कार्यों को कराया जा रहा है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इधर उसमें जो हम लोगों को टारगेट मिला था उसमें 29 में से हम लोगों ने 24 पूरा कर दिया। 4 भी एडवांस स्टेज पे है जो अगले साल के मध्य तक पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद प्रत्येक अनुमंडल में 7 निश्चय 1 के तहत मंडलीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनना है जिसमें 76 स्वीकृत योजनाओं में 66 को पूरा किया जा चुका है और उसमें थोड़ा पढ़ाई भी प्रारंभ कर दी गई है। स्किल सेंटर भी बन गया उसमें। इन सभी में देखिए एक तो है कि आप लोग देखे होंगे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यात्रा कई जिलों में हुई तो उसमें उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निरीक्षण किया जिसमें आधुनिक ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। उस भवन का भी निर्माण हम लोगों ने भवन निर्माण निगम के द्वारा कराया गया है जो कि भवन निर्माण विभाग का ही एक कॉरपोरेशन है। तो उसमें पहले चरण में 55 ITI में और दूसरे चरण में 86 ITIs में ये बन रहा है और इसमें रोबोटिक्स के बारे में जो परिवहन सिस्टम है आज के दिन में गाड़ी वगैरह का मरम्मती के बारे में, उसके अलावा जो 3D प्रिंटिंग है, इन सब का प्रशिक्षण टाटा टेक्नोलॉजीज के माध्यम से प्रारंभ भी कर दिया गया है। तो ये एक काफ़ी अच्छा ITI में भवन निर्माण की तरफ से जो भवन बनाया गया उसका उपयोग करके उस विभाग की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो भविष्य की महत्वपूर्ण योजनाएं जो अभी स्वीकृत हुए हैं उसमें मैं बता देना चाहूँगा। अभी एक कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा का निर्माण शुरू हुआ है। नेक्स्ट, फिर एक सबौर में महाविद्यालय का काम होना है, उसका भी काम शुरू हुआ है। ये सब का बिल्डिंग है। उसके बाद बिहार निवास नई दिल्ली है, उसमें भी काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को रहने में, उसके लिए भी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। उसका भी अभी निविदा निकली हुई है, उसका भी काम शुरू होगा। कार्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए और जगह देने के लिए एक संयुक्त कार्यालय भवन गार्डिनर रोड में कर भवन के ठीक आगे बनाया गया है जो बिरचंद पटेल पथ है उसके अंदर जाते हैं उसमें है। उसके बाद बिहार विधानसभा में एक डिजिटल संग्रहालय भवन का भी निर्माण होना है जिसमें सारे जो उसके जैसे गांधी संग्रहालय में बापू टावर में हम लोग लगाए उसी तरह से उसमें लगाएंगे। राजभवन में चूँकि राजेंद्र भवन है, आप लोग भी हर बार जाते हैं जब शपथ ग्रहण का समारोह होता है तो जगह कम पड़ जाती है, तो उसको देखते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय के निर्देश पर ये सारा प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया है और इसका भी काम शीघ्र ही शुरू होगा। इसके बाद गर्दनी बाग में खेल परिसर, गर्दनी बाग में चूँकि इतने लोग आवासित हो रहे हैं और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनको जो अभी खेल सुविधाएं बहुत कम पड़ जाती है, तो उसको देखते हुए एक स्टेडियम का भी स्वीकृति दी गई है, उसका भी टेंडर अभी हुआ है और वो भी वहाँ पर ट्रेनिंग के साथ खेलने की भी सुविधा डेवलप की जा रही है। नेक्स्ट,
इन सभी चीज़ों को करने के लिए भवन निर्माण विभाग में जो अंदर के कार्य हैं उसमें भी काफ़ी सारे ऑटोमेशन किए गए हैं, क्योंकि इतना सारा काम जो कि इसका पूरा बढ़ा है, तो उसको देखते हुए भवन निर्माण में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया, जिसमें हम लोग को अद्यतन जानकारी मिलती है कि किस प्रोजेक्ट का कितना प्रोग्रेस हुआ है, और उसी के आधार पर राशि रिलीज होती है। और उसमें अभियंताओं की जिम्मेवारी रहती है कि गुणवत्ता संबंधित रिपोर्ट की भी अपलोड करें, और उसके साथ साथ जो फ़ोटो हैं उसको भी अपलोड करें। हम लोग के यहाँ एक गुणवत्ता का भी एक विंग बना हुआ है, जिसके माध्यम से जांच होती है, गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। उसी तरह से जितने लोग आवास वगैरह मांगते हैं उसके लिए ई निवास का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो भी हैं उसके लिए और रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जिसके माध्यम से उनको जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें करते हैं। समर इंटर्नशिप के लिए भी ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है, जिसमें बच्चे आते हैं, अपना अप्लाई करते हैं और नए जो विभिन्न प्रोजेक्ट है उसमें सीखते हैं। भवन निर्माण विभाग में जो भी टेंडर होते हैं, जो बड़े टेंडर हैं 25 लाख के ऊपर के हैं, उन सभी में बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो ई-प्रॉक2 है उसको लागू किया गया है। भवन ऑफिस के अंदर ई-ऑफिस लागू किया गया है, ताकि जो डिस्पोजल है, फाइल का डिस्पोजल है, वो जिम्मेवारी के साथ हो और समय पे हो। ये सब सारी व्यवस्था की गई हैं। और इसके साथ साथ ये जो भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो सिग्नेचर बिल्डिंग बनाई गई है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे और चिराग पासवान को आवंटित कर दिया गया। क्या आगे भी पशुपति कुमार पारस को कोई आप लोग ऑफिस के लिए कोई बंगला देंगे क्या? देखिए, भवन निर्माण विभाग अगर किसी भी पार्टी को जो भी भवन देता है उसकी एक नीति बनी हुई है, उसका पूरा नियमावली है, चुनाव आयोग के द्वारा एक नियमावली बना हुआ है। उसी नियमावली के तहत में किसी भी पार्टी को भवन दिया जाता है। वो राज्य की पार्टियों को हम लोग देते हैं या जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, दो तरह की पार्टियों को दिया जाता है। जिसको राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त होता है, मान्यता प्राप्त होता है, उन्हीं को भवन दिया जाता है। और समय समय पर जब इसका ये किया जाता है, समय समय पर इसको देखता है भवन निर्माण विभाग कि अगर किसी का राष्ट्रीय पार्टी का या राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता समाप्त हो गया है तो उसको जो है उसको हटाया भी जाता है और नए लोगों को दिया भी जाता है। तो उसी नियम के तहत ही इस कार्रवाई को की गई है। और इसमें एक बात है कि कोर्ट में जो संबंधित पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, पशुपति पारस जी की पार्टी का, तो वो संबंधित पार्टी कोर्ट में गई थी और कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम लोग कोर्ट के निर्णय के आलोक में जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसके आलोक में कार्रवाई करेंगे। मान्यता खत्म हो गई है क्या? सवाल है आप ही के विभाग से इतनी कंट्रोवर्सी पारस जी की पार्टी सर ये तो कोर्ट में चल ही रहा है जो भी। उसमें आपके डिपार्टमेंट का क्या स्टैंड है कि नल की टोटी खोल के लेके, लेकिन विभाग में नहीं, देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी को आवास मिलता है तो उसमें आवास में कुछ सामान रहता है और उसका मतलब उसको ये दिया जाता है और उसके आवास में रहने के दरमियान भी कुछ कुछ सामान सरकार के द्वारा खरीदा जाता है। तो जो सामान है उसका मिलान अधिकारी लोग कर रहे हैं। उसके बाद जब पूरा ये हो जाएगा तब आप लोगों को इसके बारे में विस्तृत रूप से विभाग के रूप से दिया जाएगा। पूरी ये मिलान नहीं। सर सेक्रेटरी साहब से जानना चाहेंगे सर कि अभी आपने बताया कि ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।